today we are going to discuss with you an important topic for NEET examination, that is breathing and exchange of gases. In this chapter, there is a subtopic called regulation of ब्रीदिंग. अपन जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, 1 मिनट में करीब 12 to 16 टाइम ये प्रोसेस अपन कर रहे हैं. तो इसका कंट्रोल कैसे हो रहा है? तो देखिए, कंट्रोल का काम तो ब्रेन ही करता है. अब ये काम दो तरह से होता है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, और फॉर नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कैन से दैट इट इज बाय टू मेथड्स: न्यूरल regulation and number 2, chemical regulation. Chemical regulation. So first of all, we will see how the neural regulation takes place. Number 1, neural रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. इसको समझने के लिए अपन एक छोटे से डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं. सपोज कीजिए मैं ब्रेन के हाइंड ब्रेन वाला पार्ट में बोर्ड पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, एंड दिस इज पोन्स वेरोलाई एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. इस तरह समझिए, दिस इज pons and this is medulla oblongata. Now there are certain sets of neurons, group of neurons or cluster of neurons which are performing different functions over here. So in pons, what we have got a group of neurons on the dorsal side. See, this is the dorsal side and this is the ventral side. This is called as pontine respiratory group of neuron. क्या नाम है इसका? pontine respiratory group of neurons. In short, we call it PRG. और commonly इसको अपन क्या बोल देते हैं? It is called as pneumotaxic center. pneumotaxic center भी कहलाता है. इसी तरह का एक और न्यूरॉन्स का ग्रुप है जो कि रेस्पिरेशन की बेसिक रिदम को कंट्रोल करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, DRG. कॉमनली जैसे इस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसी तरह से ये DRG का जो कॉमन नेम है वो कहलाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. NCERT में ये दो ही नाम दिए गए हैं. इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड, यानी कि बिल्कुल वेंट्रल साइड पे, यहाँ पे न्यूरॉन्स के दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. इसको मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूँ. ये कहलाता है ventral respiratory group of neuron. It is called as ventral respiratory group of neurons, or in short it is called as VRG, ventral respiratory group of neurons. Commonly it is called as chemosensitive area. Chemosensory area.
what it does, it is responsible for detecting change in the carbon dioxide concentration and the pH of blood. Detect CO2 concentration in blood and pH in blood. ये इतना बेसिक एनाटॉमिकल सेटअप आपको पता होना चाहिए. ये दो हैं, अब आप इसको देख सकते हैं. वन इज ऑन द वेंट्रल साइड, अनदर इज ऑन द डोर्सल साइड. In pons, it is called as pneumotaxic center. In medulla oblongata, it is called as respiratory rhythm center, DRG. And on ventral side, it is ventral respiratory group of neuron or chemosensory area. ठीक है, इस बेसिक एनाटॉमी के साथ अब अपन आगे बढ़ते हैं. Now, there are set of muscles called as external intercostal muscles and diaphragm muscles. ये मैं डिपिक्ट कर रहा हूं रिब्स को. And these are intercostal muscles. External intercostal muscles, EICM. This is EICM, external intercostal muscles. External intercostal muscles, these are ribs. और यहाँ समझ के लिए, समझने के लिए मैंने आपको बता दिया ये डायाफ्राम. This is diaphragm made up of radial muscles. This is diaphragm. अब ये जो मैंने ड्राइंग की थी, एक बार अपन उसी की हेल्प लेते हैं. नॉर्मल जो ब्रीदिंग है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ से कंट्रोल होती है. ये रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे कहलाता है. क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे. देखिए कहाँ से कंट्रोल हो रहा है. ये कंट्रोल हो रहा है रिदम सेंटर, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. वो कंट्रोल कर रही हैं इसको. इसी को अपन ने नाम दे दिया था रिदम सेंटर, DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स. These are external intercostal muscles. These are ribs. अब ये प्लस का साइन का मतलब है एक्साइटेटरी इफेक्ट. एक्साइटेटरी इफेक्ट. डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा. डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे इंक्रीज हो जाएगा. इसी काम में हेल्प कर रही हैं कौन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स चेस्ट के डायमेंशन को डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे एक्सपेंड कर देती हैं. दोनों का मिला जुला रिजल्ट ये होता है कि थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है. थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होते ही एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है. इट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन. ये काम कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये डिफरेंट नर्व्स की हेल्प से ये कंट्रोल हो रहा है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज डायफ्राम मसल्स. रेडियल मसल्स होती हैं, रेडियल मसल्स, डायफ्राम की मसल्स. ये जो प्लस का साइन है, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट का मतलब है ये ब्रीदिंग को बढ़ाता है. अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन है. अपन ने कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली, रनिंग, स्टेयर्स पे क्लाइंब कर लिया, कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर ली, कोई गेम खेलिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर ली, तो उस केस के अंदर क्या होगा वो देख लीजिएगा.
तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटर है जिसका नाम लिखा था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट सेंड्स इनहिबिटरी सिग्नल्स, ये माइनस का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, इनहिबिटरी सिग्नल्स। जब ये इनहिबिटरी सिग्नल रिदम सेंटर को भेजेगा तो क्या होगा, ये ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। देखिए माइनस का साइन है, ये इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं। When there are strong signals from pneumotaxic center, from pneumotaxic center to rhythm center, the rate of breathing will increase, the duration of inspiration decreases, duration of inspiration decreases, rate of breathing increases। ये काम कब होगा, when there is a strong signal from pneumotaxic center। न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल किसको भेज रहा है, इनहिबिटरी सिग्नल रिदम सेंटर को, और यही प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। नॉर्मल जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, सीधी बात है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन ये कम हो जाएगा। ये है किसका इफेक्ट, न्यूमोटैक्स। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस इफ देयर आर वीक सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन ये इंक्रीज हो जाएगा और रेट ऑफ ब्रीदिंग ये कम हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ये कब है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उस केस के अंदर ये है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूरल रेगुलेशन। अब देखिएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, वो यहीं से कंट्रोल हो रही है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स से कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नॉर्मल ब्रीदिंग कहां से कंट्रोल हो रही है, तो ये कंट्रोल हो रही है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से कंट्रोल हो रही है। ये मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से कंट्रोल हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, डॉर्सल साइड से प्रेजेंट डीआरजी, इट कंट्रोल्स नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। ये एक्साइटेटरी सिग्नल है, ये इनहिबिटरी सिग्नल है। अगर इनहिबिटरी सिग्नल ज्यादा तेज आए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूरल कंट्रोल। हालांकि मैंने आपको शुरू में कह दिया कि पूरा प्रोसेस न्यूरॉन्स ही कंट्रोल करती हैं। अब अपन दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं, वो कहलाता है केमिकल कंट्रोल। नंबर 2, केमिकल कंट्रोल। सपोज कीजिए ये है हार्ट, यहां से ये निकला एओर्टा, और इसी एओर्टा से ब्रांचेस निकल के ब्रेन तक जाती हैं। ये एक छोटा सा सर्कुलेटरी पाथवे है जो मैंने आधा अधूरा बना दिया। अब यहां पर अपने पास दो तरह के कीमोसेंसरी ग्रुप्स के सेल्स हैं। इस तरह से मैंने येलो कलर से बना दिया, दिस इज एओर्टा, ये कहलाते हैं एओर्टिक बॉडीज। ये हैं कैरोटिड आर्टरीज जो ब्रेन तक ब्लड ले जाती हैं, कैरोटिड आर्टरीज। यहां पर भी इसी तरह की कीमोसेंसरी सेल्स का ग्रुप हो जाता है। इसको दूसरे कलर से अपन शो कर देते हैं, इस तरह से करके। दीज आर कॉल्ड एज कैरोटिड बॉडीज। दो तरह की बॉडीज हैं, दोनों क्या हैं, ग्रुप ऑफ कीमो सेंसरी सेल्स।
ये काम करेंगी। अब इसमें आपको पता है कि ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में पास होता है तो एओर्टा से ये दो सेल्स के ग्रुप हैं यहाँ पे, ये ब्लड की पीएच को सेंस कर सकती हैं और ये जो ब्रेन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इट is going there by carotid artery. Carotid arteries they bear carotid bodies. तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कीमोसेंसरी सेल्स। ये दो नाम आपको याद रखने होंगे यहाँ पे। नंबर 1 एओर्टिक बॉडीज, नंबर 2 carotid bodies. When there is a fall in the pH of arterial blood, when there is a fall in pH of arterial blood, ये आर्टीरियल ब्लड की पीएच कम कब होगी, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। कब कम होगी, व्हेन देयर इज ए ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से। उस केस के अंदर ये सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, ये सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेल्स जब स्टिमुलेट होंगी तो यहां से सिग्नल जाएगा। दी सेल्स, काम देखिए न्यूरॉन्स ही करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, काम कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स। दीज सेल बॉडीज दे सेंड सिग्नल्स बाय नर्व्स to respiratory center on ventral side। वेंट्रल साइड जिसको अपन ने नाम दिया था कीमो सेंसरी एरिया, या सिमिलरली इसको अपन सिंपल वर्ड्स में कीमो सेंसिटिव एरिया भी कह सकते हैं। तो ये कीमो सेंसरी एरिया कहाँ लोकेटेड होता है, वेंट्रल साइड पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा की वेंट्रल साइड पे ये मौजूद होता है। अब मैं अगर ये हाइंड ब्रेन का पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाया मैंने, पोन्स एंड मेडुला, समझ लीजिए इस चीज को, ये एनसीईआरटी में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है टॉपिक ये। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हो गया डीआरजी, रिदम सेंटर। दिस इज रिदम सेंटर, दिस इज कीमोसेंसरी एरिया, कीमो सेंसरी एरिया, it get stimulated। And this sends signals to ये प्लस का साइन, रिदम सेंटर। ये रिदम सेंटर यहां से वापस से वही पाथवे रहेगा, रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे। देखिएगा ये रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे डायफ्राम, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके बताया था, वापस से उसको स्टिमुलेट करेगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ क्या होगा, दिस बॉडी की ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये उसका दूसरा तरीका है। कौन कर रहा है यहाँ पे काम, कीमो सेंसरी एरिया। इसीलिए इसको अपन बोल देते हैं कीमो सेंसरी एरिया, क्योंकि ये पीएच एंड CO2 कंसंट्रेशन उसके लिए सेंसिटिव है। ये सिग्नल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे कहलाता है। उसके थ्रू, रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे के थ्रू ये कहाँ जा रहे हैं, ये डायाफ्राम तक जा रहे हैं और
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तक जा रहे हैं ये सिग्नल्स। दोनों मिलके ये पाथवे, बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं इसको मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे। अपन ने इन चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर लिया, एक्चुअली इतना सिंपल होता नहीं है ये, लेकिन नीट के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन आनी जाननी जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पोन्स के अंदर प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, नॉर्मल ब्रीदिंग में इसका कोई रोल नहीं है, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने पर ही ये सिग्नल भेजता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? रिदम सेंटर। रिदम सेंटर कंट्रोल कर रहा है किसके थ्रू? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू, EICM एज वेल एज डायफ्राम मसल्स। जब पीएच चेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से, पीएच कम होने से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से पीएच अपने आप कम हो जाएगी, तो उस केस के अंदर ये सिग्नल जाएगा रिदम सेंटर तक और ये ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। ये चीजें ऑटो रेगुलेटेड हैं कि जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई बॉडी के अंदर तो ब्रीदिंग अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। बेसिकली जो रिदम है रेस्पिरेशन की वो कौन कंट्रोल कर रहा है? CO2। इस पे क्वेश्चन आता है कि अमाउंट ऑफ CO2 इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग, नॉट ऑक्सीजन। आप यूं सोचिए कि एक रूम है, उस रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, दम घुटेगा सबका, लेकिन अगर अपन उसी रूम में ऑक्सीजन का सिलेंडर ओपन कर देंगे तो ब्रीदिंग रेट किसी की बदलने वाली नहीं है। तो CO2 का अमाउंट क्या कंट्रोल कर रहा है? ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है। आई होप in this video I have made myself very clear as far as the neural and chemical control of breathing। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। MI Sir क्लासेस ये मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू वेरी मच।